गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर से जो हम एंटी ट्यूबरकुलर चैप्टर देख रहे हैं उसमें से आज हमको 3 ड्रग कवर करने हैं। तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस में 3 जो एंटीबायोटिक्स यूज होने वाले हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देयर आर द 3 ड्रग्स। फर्स्ट इज द रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिन, नेक्स्ट इज द स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड नेक्स्ट इज द साइक्लोसिन। ये 3 ड्रग कवर करने हैं। पर्टिकुलर ये तीनों ड्रग का स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, डायरेक्टली हम पढ़ेंगे उसके प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, यूजेस और ऑफिशियल प्रिपरेशन के लिए। एमएसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन भी उसी तरीके से आता है। पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए आता है, नेम द एंटीबायोटिक यूज इन ट्यूबरकुलोसिस एंड गिव इट्स यूजेस या गिव द स्टोरेज कंडीशन। मेनली जो फोकस है वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है, राइट द स्टोरेज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, जिसमें पर्टिकुलरली ये एंटीबायोटिक्स के बारे में क्वेश्चनिंग आती है या यूजेस के लिए क्वेश्चन आता है। तो हमको एंटीबायोटिक के स्टोरेज, देन यूजेस और ऑफिशियल प्रिपरेशन एंड ब्रांडिंग, ये 4 चीजों पे ज्यादा मेनली फोकस करना है। तो सबसे पहला जो हम एंटीबायोटिक पढ़ने वाले हैं दैट इज रिफाम्पिन। रिफाम्पिन की जो प्रॉपर्टीज है, इट विल बी रेडिश ब्राउन क्रिस्टल, ऑर्डरलेस, स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये जो ड्रग है वो स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर होने के कारण इसको सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और जो उसका सॉल्ट फॉर्म है वो क्या है, पर्टिकुलर इंजेक्शन प्रिपरेशन बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स है उसमें मेनली इंजेक्शन प्रिपरेशन अवेलेबल है। तो जैसे ही हम उसको इंजेक्शन प्रिपेयर में कन्वर्ट करते हैं तो स्टोरेज कंडीशन उसका बहुत ही रिस्की हो जाता है कि पर्टिकुलर उसको प्रॉपरली स्टोरेज करना जरूरी है, क्योंकि पैरेंटल प्रिपरेशन में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए स्टोरेज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमने लिखा है, देखो पूरा लिखा है मैंने, इसको एक बार पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, इट इज अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ, ये अनस्टेबल है किसके प्रेजेंस में, मॉइस्चर, अफेक्टेड बाय लाइट, एयर और ऑक्सीजन। ये 4 चीजों की वजह से अफेक्टेड है। एक तो अनस्टेबल है मॉइस्चर में, मतलब मॉइस्चर में वो रहेगा नहीं, जैसे अगर सॉल्ट फॉर्म है तो एनवायरमेंट का वो मॉइस्चर खुद ट्रैप करेगा, तो इसलिए ये अनस्टेबल है। आपने घर पे देखा होगा सॉल्ट का एग्जाम्पल, आपके घर में सॉल्ट रहता है, समर में सॉल्ट देखो आपको फ्री फ्लोइंग दिखता है, और वही अगर रेनी सीजन में मतलब नाउअडेज अगर हम सॉल्ट को हाथ में लेके देखेंगे तो इट विल बी सम ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। क्यों? क्योंकि द सॉल्ट इज हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड। सेम एज इट इज ऑल्सो जो रिफाम्पिन है वो वाटर लविंग या हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है, इसलिए मॉइस्चर को वो ट्रैप करता है, और वो मॉइस्चर को अगर बार बार ट्रैप करेगा तो आपका फॉर्मुलेशन खराब हो सकता है। तीसरे लिखा है इट इज अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर, देन अफेक्टेड बाय लाइट, एयर एंड ऑक्सीजन, मतलब ये 3 वजह से ये अफेक्ट होता है। हेंस इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, इसलिए उसको टाइटली क्लोज कंटेनर में तो रखना ही है, लेकिन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर रहना चाहिए, मतलब लाइट से जो वो प्रिकॉर्ड होना चाहिए। देन इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 15 डिग्री सेल्सियस। उन्हें वो भी और एक कंडीशन करी है कि ये जो कौन से टेम्परेचर में रहेगा, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रहेगा। वो क्यों रहेगा, अगर मैंने ये कंटेनर बनाया है इंजेक्शन का, ठीक है, और यहाँ तक मेरा सोल्यूशन है, फिर ये जो रिमेनिंग स्पेस है ये किससे रहेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन ही रहेगा या एटमॉस्फेयर की एयर रहेगी, तो वो एयर क्या करेगी, ये सोल्यूशन के साथ हमेशा इंटरेक्ट करती रहेगी, और उसकी वजह से कंपाउंड का डिटोरेशन हो सकता है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन का जो एक्सपायरी डेट है वो 3 इयर्स करता है। तो अगर वही सैम्पलिंग वैसे ही रहेगा 3 साल तक या 2.5 साल तक, तो उसमें क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होगा। तो इसीलिए ये जो रिमेनिंग स्पेस है वो हम किससे, नाइट्रोजन से फुलफिल करेंगे या नाइट्रोजन से रिप्लेस करेंगे। उससे क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ड्रग का इंटरनल, वो अवॉइड हो जाएगा ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो ये इसलिए उन्हें बोला है इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ द नाइट्रोजन। टेम्परेचर इज नॉट एक्सीडिंग 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैक्सिमम जो भी मोस्ट ऑफ द इंजेक्शन है वो 30 डिग्री के नीचे ही रहने चाहिए। तो यहाँ पे रिफाम्पिन का टेम्परेचर उन्हें 15 डिग्री सेल्सियस दिया है कि 15 डिग्री सेल्सियस में ही वो रहना चाहिए। नेक्स्ट, रिफाम्पिन इज अनस्टेबल इन द मॉइस्चर। ऑलरेडी मैंने बताया कि रिफाम्पिन क्या करता है, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है, तो हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड। हेंस द डेसिकंड दैट इज द सिलिका जेल शुड बी इंक्लूड इन अ रिफाम्पिन कैप्सूल कंटेनर। तो अभी ये डेसिकंड मतलब क्या है, डेसिकंड क्या करता है, मॉइस्चर को खुद एब्सॉर्ब करता है और ड्रग को प्रिवेंट करता है। तो ये ऐसे कौन से सिलिका जेल के छोटे छोटे सैकेट आते हैं, अगर आपने देखा होगा कभी टैबलेट्स में टैबलेट का कंटेनर आता है या कैप्सूल का कंटेनर आता है, उसमें एक छोटा सा सैकेट रहता है, तो वो सैकेट क्या है, वो है सिलिका जेल का। वो क्या करता है, अगर आपने कंटेनर खोला, एक टैबलेट ली और फिर बाकी का अगर कुछ मॉइस्चर उसने एनवायरमेंट के एटमॉस्फेयर में अगर होगा, तो वो डेसिकंड क्या करेगा, सिलिका जेल मॉइस्चर को खुद एब्सॉर्ब करेगा और ड्रग को प्रिवेंट करेगा। ऐसे डेसिकंड के सैचेट आपने नए वाले प्लास्टिक बोतल में, शूज में, बैग्स में देखे होंगे। अगर क्या होता है, अगर एटमॉस्फेयर की वजह से लेदर बैग वगैरह खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो वहां पे ये डेसिकंड देते हैं। देन
प्लास्टिक की बॉटल, उसमें भी ये डेसिकेंट का सैचेट रहता है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर की वजह से बॉटल्स में स्मेल आती है, तो इसलिए ये डेसिकेंट के सैचेट रहते हैं कि जो मॉइस्चर रहेगा वहां पे पर्टिकुलर कैविटी में उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी रिफॉर्मिन के जो कैप्सूल कंटेनर है उसमें भी हमको डेसिकेंट लाइक सिलिका जेल ऐड करना है। इट विल बी द इनर्ट, ये इनर्ट है, उसमें ड्रग के साथ कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं करेगा, इसीलिए उसका नाम लगा। नेक्स्ट इज द यूजेस। यूजेस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो रिफॉर्मिन है वो एंटीबायोटिक के चैप्टर में भी हम कवर कर सकते थे, लेकिन ये ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए पर्टिकुलर यूज हो रहा है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे कवर किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजेस में इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अभी व्हाट इज मीन बाय द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? तो दो टाइप्स के एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नेक्स्ट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो मतलब क्या है? छोटी चीज या जो एक पर्टिकुलर नैरो रेंज है, मतलब उसमें पर्टिकुलर वन टाइप और वन कैटेगरी ऑफ द माइक्रोबैक्टीरिया को वो किल कर सकता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब देयर आर ह्यूज टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, फंगाई है, पैथोजेंस है, वायरसेस है, ठीक है, देयर आर द वेरियस, ठीक है। तो उसमें से पर्टिकुलर वन, अगर फंगाई को किल करेगा तो वो फंगिसिडल रहेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा तो बैक्टीरियासिडल रहेगा, तो वो वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है। लेकिन ब्रॉड मतलब इसमें मैक्सिमम कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो अगर किल कर रहा है, क्या बोला है? मैक्सिमम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो किल करेगा, दैट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये वही है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब मैक्सिमम टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल कर रहा है। सेकंड, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ऑलरेडी बोला है आपको। अदर द ड्रग शोज रेजिस्टेंस कब? जब अगर बाकी के ड्रग रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं उसमें फिर इसको कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है। इट इज गिवन विद द अदर एंटीटीबी ड्रग लाइक आइसोनियाजिड एंड पेनिसिलिन। वही बोला है आपको कि अगर ड्रग रेजिस्टेंस शो करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन विद द अदर एंटीटीबी ड्रग के साथ दिया जाएगा। इट इज यूज्ड टू ट्रीट बिलियरी इन्फेक्शन। बिलियरी कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, उसकी वजह से बिलियरी इन्फेक्शन होता है। ये पर्टिकुलरली गैस्ट्रिक ट्रैक्ट होता है, डायरिया एंड डिसेंट्री लाइक का सिम्टम्स शो करता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू ट्रीट अ मेनिंजाइटिस आल्सो, मतलब मेनिंजियल इन्फेक्शन में भी ये ड्रग यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसके फॉर्मुलेशन कौन से अवेलेबल है? तो वही टैबलेट रहेगा, कैप्सूल रहेगा, इंजेक्शन फॉर्म में भी वो अवेलेबल रह सकते हैं। नेक्स्ट इज द ब्रांड नेम। इसका ब्रांड नेम आता है रिम्पिन एंड रिम्पासिन, इसके दो ब्रांड नेम है, ये आपको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट ड्रग जो देखने वाले हैं वो है स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन में स्टोरेज कंडीशन क्या है? तो सेम रहेगी, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पार्ट लिखा है, बाकी का यही सेम है। क्या है? इट इज ऑल्सो अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर, लाइट, ऑक्सीजन, हेंस इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड tightly closed या well closed light resistant container, वही लिखना है सेम। एंड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, ये भी सेम लिखना है। टेम्परेचर इज नॉट एक्सीडिंग 15 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, ठीक है, 15 या 30 डिग्री सेल्सियस। देन ये तो हमने बेसिकली लिखा। देन हमको और क्या लिखना है एडिशन में? अगर हम इसको पैरेंटल प्रिपरेशन में यूज करें, मतलब इसके अगर इंजेक्शंस बनाने हैं, तो लिखा है इफ इट इज इंटेंडेड फॉर अ पैरेंटल प्रिपरेशन द कंटेनर शुड बी स्टेराइल। जो कंटेनर रहेगा, एम्पुल्स रहेंगे, वो स्टेराइल होना चाहिए। एंड सील्ड, उसको कैसे बंद करेंगे? सो एज टू एक्सक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे इस तरीके से हमको सील करना है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जाए ना, ठीक है। तो उसके भी स्टेराइल करने के लिए बहुत प्रोसीजर रहती है। आपने सुटिक्स में एम्पुल्स बनाओगे इस साल, क्या किया जाता है? दोनों साइड पे बर्नर ऑन किए जाते हैं एंड ये जो पूरा जो एरिया रहेगा वो फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हाई टेम्परेचर रहेगा, तो पेरी में कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। और फिर देना हम उसको सीलिंग करेंगे, ठीक है। पूल सीलिंग या टिप सीलिंग की जैसे दो करते हैं। आजकल से भी ऑटोमेटिक मशीन है, तो पर्टिकुलर एरिया को स्टेराइल किया जाता है एंड देन विल बी पैरेंटल प्रिपरेशन विल बी अ सील। तो वो सेंटेंस हमको डालना है। फिर यूजेस, यहाँ पे प्रॉपर्टीज तो वही सेम है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के, इसलिए मैंने उसको स्किप किया, लेकिन नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। देन हम यूजेस के पास हैं। दिस इज ऑल्सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है वो भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब मैक्सिमम टाइप या मैक्सिमम कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है? किल कर रहा है। नेक्स्ट, ओरली यूज टू ट्रीट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ओरली जब हम लेंगे टैबलेट के फॉर्म में, तो इंटेस्टाइनल में यूज किया जाता है। इंट्रावेस्कुलरली यूज टू ट्रीट द ऑल फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ऑल फॉर्म ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस ना स्किन का मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो और बोन्स को भी होता है। तो यहाँ पे इंजेक्शन फॉर्म में इंट्रावेस्कुलरली हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन द कॉम्बिनेशन विद अदर एंटीटीबी ड्रग, अंदर एंटीटीबी ड्रग के साथ भी इसको यूज करना है। यूज टू ट्रीट अ मेनिंजाइटिस आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट इज द फॉर्मुलेशन।
तो एंटीबायोटिक है तो फॉर्मुलेशन में वही टैबलेट और कैप्सूल में वो अवेलेबल रहेगा और इंजेक्शन में। तो वही लिखा है स्ट्रिप्टोमाइसिन आईपीपी। देखो हमेशा हम फॉर्मुलेशन में क्या कर रहे हैं, ड्रग का नाम लिख रहे हैं और उसके बाद फॉर्मुलेशन का, मतलब स्ट्रिप्टोमाइसिन टैबलेट, स्ट्रिप्टोमाइसिन इंजेक्शन, आईपी और बीपी। इसका भी ब्रांड नेम हमको लर्न करना है। एंटेरोस्ट्रिप और क्लोरोस्ट्रिप इसका ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम इज इम्पोर्टेंट। ये भी और ये भी ब्रांड नेम। आप एनुअल पेपर निकाल के देख सकते हो, वहां पे आपको ये दिखेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वहां पे ब्रांड नेम दिया होगा और राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, राइट द नेम ऑफ द ड्रग इन अ फॉलोइंग, कि नीचे आपको ब्रांड नेम के नाम दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको ड्रग के नाम दिए। उसमें ये एंटेरोस्ट्रिप का एनुअल पेपर में बहुत बार आया है कि एंटेरोस्ट्रिप जो एरिया रहेगा वहां पे आपको लिखना है कि ड्रग का नाम क्या है, तो स्ट्रिप्टोमाइसिन। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रिप्टोमाइसिन। एंड द लास्ट ड्रग इज द साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन या इसको सीरोमाइसिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीरोमाइसिन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज वही व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, इसमें ज्यादा आता नहीं है प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन। ऑर्डरलेस, स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर एंड स्पेलिंग कंप्लीटली सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसका सॉल्ट फॉर्म जो रहता है वो इट विल बी कंप्लीटली सोल्युबल इन वाटर, जिसके इंजेक्शन बनाने में यूज होता है। स्टोरेज भी वही है। देखो जो हमने पहला जो पैराग्राफ पढ़ा था यूजेस का, ये सभी एंटीबायोटिक्स के लिए आपको लर्न करना है। क्या कवर कर रहे हैं उसमें, क्या कवर कर रहा है? इट इज अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इट इज अफेक्टेड बाय लाइट एयर एंड ऑक्सीजन, हेंस इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ये सेंटेंस आपको हमें लर्न ही करना है thoroughly for the any drug. Then in a atmosphere, it is stored in a atmosphere of nitrogen. नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में ही उसको स्टोर करना है। टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग, यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर इट विल बी नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर कितना रहना नहीं चाहिए? 25 से ज्यादा नहीं चाहिए। नॉट एक्सीडिंग मतलब उसके ऊपर नहीं चाहिए, उससे कम चलेगा। यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू वही है। इट इज एंटीट्यूबरकुलर ड्रग, it is effective against the gram positive and gram negative bacteria and it is used to treat a urinary tract infection. Next is the brand name or formulation again cycloserine IPPP, cycloserine tablet, cycloserine injection, ये उसके ऑफिशियल नेम है। साइक्लोसेरिन का जो ड्रग है वो बहुत कम बार एनुअल पेपर में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी वो ड्रग चैप्टर का पार्ट है इसलिए हमने उसको कवर किया है। मेनली हमको फोकस करना है रिफाम्पिसिन या और स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो इसके लिए पर्टिकुलरली हमको क्या पढ़ना है? स्टोरेज कंडीशन विल बी इंपॉर्टेंट। स्टोरेज हमको इसका पर्टिकुलर पढ़ना है। यूजेस में आप पॉइंट पढ़ सकते हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। सेकेंडली ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है, यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटीटीबी ड्रग, ये रहेगा, और मेनिंजियल। तो यही यूजेस आप इसमें भी लिख सकते हो। देखो उसमें भी वही है, क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ओके। देन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एडिशन में और मेनिंजाइटिस है यहाँ, ठीक है, वही है मेनिंजाइटिस, और इन यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटीबायोटिक। तो ये कॉमन यूजेस है। तो ये 4 कॉमन यूजेस भी अगर आपने कवर किए इट विल बी द सफिशिएंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। जो लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का वो आज हम देखने वाले हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इसके ऊपर बहुत कम बार क्वेश्चनिंग होती है, लेकिन 2 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन आता है, राइट द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ठीक है, तो उसमें 2 ट्रीटमेंट है, एक है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। तो अभी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? दीज आर द ड्रग विच आर द वेल टॉलरेटेड, मतलब ये क्या ड्रग क्या करते हैं? टॉलरेंस डेवलप करते हैं, एंड लेस इंसिडेंस ऑफ द साइड इफेक्ट, इसके कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब प्राइमरी कंडीशन में अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हुआ है, 3 वीक्स अगर आपको परसिस्टेंट कफ है और उसमें अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हुआ है या डिटेक्ट हुआ है, तो उसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दी जाती है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मतलब जिसमें सिंगल ड्रग, आइसोनियाजाइड है, रिफाम्पिसिन है, पाइराजिनामाइड, इथैम्बुटोल है, तो ऐसे सिंगुलर ड्रग दी जाती है, उसका डोजन भी बहुत कम रहता है। तो अगर 1 वीक तक अगर आपको कुछ भी रिलीफ नहीं दिखा रहा है तो फिर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। तो ये सेकंड लाइन ट्रीटमेंट क्या है? तो दे आर द लेस वेल टॉलरेटेड, ये ड्रग टॉलरेंस नहीं दिखाते और हाई इंसिडेंस ऑफ द एडवर्स इफेक्ट, लेकिन इसमें इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, इसमें एडवर्स इफेक्ट के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसमें क्या किया जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एडवर्स इफेक्ट के चांसेस बहुत ज्यादा है लेकिन टॉलरेंस नहीं है। They are the used if the resistance of the first line drug is developed। ये कब भी यूज किया जाता है? अगर आइसोनियाजाइड से कुछ इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट नहीं मतलब वो रेजिस्टेंस ऑलरेडी उसने डेवलप किया है, इसलिए उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं है, तो तब कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दिया जाता है, दैट इज द सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। तो इसमें मेडिसिन कैसी रहेंगी? तो जैसे आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, टैबलेट, मतलब एक ड्रग और एक एंटीबायोटिक।
या आयसोनियाझाइड आणि त्यामध्ये दो ड्रग आयसोनियाझाइड आपल्याला रेजिस्टेंस शो करेगा, लेकिन अगर दोनों देंगे तो बिकॉज ऑफ द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ये पोटेंट एक्टिविटी शो करेगा। तो ऐसा ये सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, दैट इज द फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलर। ओके।